नमस्कार साथियों, मैं किस्म का फंडामेंटल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि वीड मैनेजमेंट की अगली कड़ी हम लेके आए हैं, मैकेनिज्म ऑफ टाइप ऑफ वीड रेसिस्टेंट। कोई भी खरपतवार किसी खरपतवारनाशी के प्रति कैसे रेसिस्टेंट हो जाता है, कैसे उसमें प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट एक बहुत ही अच्छा है जो कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि कोई भी खरपतवार किसी पर्टिकुलर हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है, क्या उसकी क्रियाविधि होती है और कैसे ये हो जाता है। क्योंकि रेसिस्टेंट होना किसी भी हर्बिसाइड के प्रति जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर क्या होता है उस पर्टिकुलर वीड स्पीसीज की बहुत ज़्यादा मात्रा में संख्या बढ़ जाती है और उसे नष्ट करना मुश्किल हो जाता है, कठिन हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या उसका प्रकार होता है, कैसे उसकी क्रियाविधि है, आइए जानते हैं। देखो, ऐसा कब होता है, हाई रिस्क एरिया कौन सा होता है, जहां टोटल केमिकल वीड कंट्रोल होता है। मतलब ऐसी जगह जहां पर हम पूर्णतः रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के ऊपर निर्भर होते हैं, यानी कि हमें पूर्ण रूप से जो है खरपतवार का प्रबंधन रसायन के ऊपर करना होता है, जहां हम दूसरी विधियों को नहीं अपनाते। तो उस दशा में वहां पर यह स्थिति याद आती है। दूसरा क्या होता है, ओनली वन टाइप ऑफ केमिकल, हमने किसी एक हर्बिसाइड को पकड़ लिया, उसी को कंटिन्यूअसली यूज किए जा रहे हैं, उसी को प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा क्या है, वन क्रॉप रोटेशन, एक ही फसल चक्र अपनाए हैं। जैसे हमने क्या किया, राइस और व्हीट, लगातार एक ही क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, राइस में काइनोक्लोबा और व्हीट में फेलिस माइनर की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी, फिर उसे नष्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अगली क्या होती है कंडीशन, हैवी वीड इन्फेस्टेशन, बहुत ज्यादा मात्रा में खरपतवार है, तो उस दशा में क्या होता है, फिर हर्बिसाइड रेसिस्टेंट हो जाता है। पुअर वीड कंट्रोल, ये बहुत ज्यादा देखा जाता है कि अगर हमने अच्छी तरीके से खरपतवार प्रबंधन नहीं किया है तो उस दशा में क्या होगा, धीरे 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 फिर उसमें खरपतवार में रेसिस्टेंट डेवलप हो जाती है और फिर वो पर्टिकुलर वीड उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट हो जाता है। ये होता क्यों है, फेवरेबल कंडीशंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि कोई भी जैसे वीड है, उस पर्टिकुलर वीड स्पीसीज में कोई से वीड ऐसे होंगे जो उत्परिवर्तन के कारण या उनमें पहले से क्या होगा, रेसिस्टेंट पावर डेवलप होगी। तो उस दशा में क्या होता है कि वे पौधे नष्ट नहीं होते जिनमें जो है रेसिस्टेंट पावर पहले से डेवलप है। मतलब हम हर्बिसाइड का उपयोग कर रहे हैं और उसमें पहले से ही वीड में रेसिस्टेंट पावर पहले से डेवलप है, तो वो खत्म नहीं होगी। वो उस दशा में क्या होगा, उस हर्बिसाइड को इनएक्टिव कर देंगे और उसे प्रभावित नहीं करेंगे और उसके अगेंस्ट क्या होगा, खड़े रहेंगे। ठीक है नहीं। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा मात्रा में बीज उत्पादन करना या जल्दी अंकुरण कर देना, और आपका क्या था, उत्परिवर्तन। म्यूटेशन भी एक कारण होता है, जैसे किसी में म्यूटेशन हो गया तो म्यूटेशन के द्वारा क्या होगा, उनमें रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है। अगली बात आती है हेर्बिसाइड फैक्टर। जैसा कि हमने पहले ऊपर बताया कि हेर्बिसाइड का मतलब रिपीटेड यूज, लगातार एक ही हेर्बिसाइड का उपयोग करना। मोर रेजिडुअल इफेक्ट, ऐसे हेर्बिसाइड जिनका जो रेजिडुअल अवशेष पदार्थ जो है प्रभाव वो हमारी फसलों में ज्यादा समय तक रहता है, तो उस दशा में भी क्या होता है, हेर्बिसाइड रेसिस्टेंट हो जाता है। और क्या है, स्पेसिफिक मोड ऑफ एक्शन, कोई विशिष्ट प्रकार से ही वो क्रिया कर रहा है या उसका प्रभाव दिखा रहा है। उस दशा में क्या होगा, हमने एक ही मोड ऑफ एक्शन से लगातार एक ही मोड ऑफ एक्शन का हर्बिसाइड लगातार यूज कर रहे हैं, तो उस दशा में भी क्या होगा, हमारे खेत में जो खरपतवार होंगे वो उस पर्टिकुलर हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट हो जाएंगे। अगली बात मैकेनिज्म की आती है, तो पहला क्या है, साइट ऑफ एक्शन। साइट ऑफ एक्शन क्या होते हैं, ये साइट ऑफ एक्शन एक एंजाइम होते हैं। साइट ऑफ एक्शन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और जो हर्बिसाइड की एक्टिविटी को चेक करते हैं। मतलब साइट ऑफ एक्शन एक एंजाइम होता है जो हर्बिसाइड की एक्टिविटी को चेक करता है, मतलब जो हर्बिसाइड है उसके प्रभाव को कम कर देता है या मार देता है। जिसमें क्या होता है, एकेज, एलेज और ग्लूटाथियन एंजाइम्स होते हैं जो हर्बिसाइड की एक्टिविटी को चेक करते हैं या उसको खत्म कर देते हैं, उसको दूसरे साइड पे चेंज कर देते हैं। कैसे, या उसको निष्क्रिय कर देते हैं। साइट ऑफ एक्शन, चेंज ऑफ साइट ऑफ एक्शन, इसके साइट ऑफ एक्शन को कैसे करते हैं, चेंज कर देते हैं। हर्बिसाइड एंजाइम से बाइंडिंग कर लेते हैं। जो हर्बिसाइड है वो क्या करते हैं, जो एंजाइम्स हमने बता रखे हैं एलेस एलेस, इनसे क्या करते हैं, बाइंडिंग कर लेते हैं। बाइंडिंग कर लेंगे तो हर्बिसाइड का जो एक्शन होगा वो चेंज साइड चेंज हो जाएगा। मतलब क्या होगा, बाइंडिंग साइड चेंज हो जाती है। जहां उनको बाइंडिंग करना था, खत्म करने के लिए, किल करने के लिए, उसकी साइड को चेंज कर देते हैं। ठीक है कि नहीं, जिसके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होता है और ये जीन की क्या कर देता है, ये जीन की इनकोडिंग कर देता है। इनकोडिंग का मतलब क्या हुआ, अमीनो एसिड की बाइंडिंग से होती है। जो जीन इनकोडिंग होती है ये क्या, अमीनो एसिड की बाइंडिंग से होती है। जैसे अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड प्रोटीन बना, प्रोटीन से फिर क्या होगा, एंजाइम बनेगा। तो इसकी क्या करते हैं, इनकोडिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये प्रभावित करता है और उसको इनएक्टिव कर देता है।
अगला क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। मान लिया कि 100 मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, 100 अणु हैं, और यहां पर 150 जो है वो हमारे के हर्बिसाइड। तो इस दशा में क्या होता है कि जो हमारा हर्बिसाइड है ये सिर्फ और सिर्फ 100 इसको 100 को ही खत्म करेगा, जो 50 होंगे उनको नहीं खत्म कर पाएगा। इस दशा में जहां पर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे यहाँ पर क्या है, ये जो है आपके एलेस और एकेस एंजाइम ये बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उस दशा में क्या होगा, जो बराबर मॉलिक्यूल्स होगा, 100 मॉलिक्यूल्स उसका निकल रहा है, 100 मॉलिक्यूल्स उसका प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस दशा में क्या होगा, दोनों दोनों बराबर खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, एंजाइम ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, उस दशा में क्या होगा, वो सिर्फ 100 मॉलिक्यूल्स को ही किल करेगा, शेष को किल नहीं कर पाएगा, तो उस दशा में भी रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है। अगला क्या कहता है, एक्सक्लूनरी, मतलब बाहर कर देना। आपने जिस हर्बिसाइड को उपयोग किया है उसमें एक्सक्लूनरी फैक्टर काम कर रहा है, जैसे रिड्यूस हर्बिसाइड अपटेक, मतलब जो हर्बिसाइड है उसके अपटेक को कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, वैक्सीलियर है या पत्ती का साइज जो छोटा है। एक तो वैक्सीलियर जब होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कम होगा, या पत्ती का साइज छोटा है तो उस दशा में क्या होगा, वो पूरी सरफेस पर नहीं फैल पाएगा, जिससे क्या होगा, कंप्लीट जो हर्बिसाइड का प्रभाव है वो उस पर नहीं पड़ पाएगा। दूसरी चीज क्या है, रिड्यूस ट्रांसलोकेशन। अब भाई हर्बिसाइड है, ये पौधा कोई है, तो इस पौधे में रूट्स हैं, जब हमने इसके ऊपर हर्बिसाइड का स्प्रे किया है तो कहीं ना कहीं इसका ट्रांसलोकेशन होगा, तो इसके ट्रांसलोकेशन को क्या करता है, कम कर देता है। कैसे, एपोप्लास्टिक होता है वे, और दूसरा सिम्प्लास्टिक वे होता है। तो एपोप्लास्टिक में क्या होता है, कोशिका भित्ति और जाइलम के द्वारा क्या होता है, पौधे के डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में ट्रांसलोकेटेड करता है। सिम्प्लास्ट वे क्या होता है, प्लाज्मा और फ्लोएम के द्वारा जो ऊपर होता है, पत्तियों से नीचे की तरफ आता है। जाइलम में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जो सॉइल अप्लाइड होते हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, जो लीफ या फोलियज अप्लाइड होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लोएम से नीचे की तरफ आते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है उसको क्या करता है, ट्रांसलोकेशन को कम कर देता है, जिससे क्या होता है, हर्बिसाइड का प्रभाव कम हो जाता है। इसके बाद है हर्बिसाइड सिक्वेस्ट्रेशन। हर्बिसाइड सिक्वेस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, हर्बिसाइड को ऐसी जगह स्टोर कर देता है जहां से वो इनएक्टिव हो जाता है, या वो उसको किल नहीं कर पाता। जैसे इनएक्टिव फॉर्म में हो जाता है कहाँ, सेल वॉल में या वैक्यूल्स में या लिपिड में स्टोर कर देता है। वो क्या करता है, वो हर्बिसाइड को ऐसी जगह स्टोर कर देगा जहां से वो काम ना कर पाए, इनएक्टिव हो जाए, तो उससे क्या होता है, वो सिक्वेस्ट्रेशन कर जाता है और प्रभाव का नहीं होता है। लास्ट में आता है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होता है, या तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, या हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा, कंजुगेशन हो जाएगा। कंजुगेशन में क्या होता है, कंजुगेशन में शुगर के जो सुक्रोज होता है उसके अणु जुड़ जाते हैं। जब सुक्रोज के अणु जुड़ जाएंगे तो उस दशा में जो भी हर्बिसाइड होगा वो इनएक्टिव हो जाएगा, और वो पौधे की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, उसके एक्टिव को रोक देता है। ठीक है कि नहीं। तो कौन सा होता है, जीएसटी, ग्लूटाथायोन या ट्रांसफरेज एंजाइम, ये एट्राजीन की एक्टिविटी को कम कर देता है, इनहिबिट कर देता है। दूसरा साइटोक्रोम 450 मोनोऑक्सीजिनेज एंजाइम, ये क्या करता है, एलएस, एकेस और पीएस सेकंड जो होता है को इनहिबिट कर देता है। इनको क्या करेगा, इनहिबिट करता है, इनकी वृद्धि को रोक देता है, और जिससे क्या होता है, हर्बिसाइड के अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा जो मैकेनिज्म है, कैसे हर्बिसाइड जो है हमारा रेसिस्टेंट होता है और क्या उसकी मैकेनिज्म होती है। ठीक है कि नहीं। अभी इसका दूसरा पार्ट होगा टाइप ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ हर्बिसाइड रेसिस्टेंट, उसको भी देखिएगा। धन्यवाद।